आइए आज हम आगे स्टडी करेंगे फाइकोमाइसिटीज। तो देखते हैं जो हमारा एक ग्रुप था फंगस का जिसका नाम था कवक फंजाई जगत। तो इसको हमने पढ़ा था कि माइसेलियम के आधार पर, यहाँ पर देखिए, कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने। कवक जाल की आकार की मतलब जो उसका माइसेलियम है वो कैसा है, सेप्टेट है कि एसेप्टेट है, बीच में पट थे तो पट वाला है कि बिना पट वाला है। बीजाणु बनने यानी स्पोर बनने तथा फलन का यानी फ्रूटिंग बॉडी जो थे उसके आधार पर कई भागों में विभक्त किया गया है। तो उनमें सबसे पहला भाग हम देख रहे हैं फाइकोमाइसिटीज। तो इसको देखते हैं। फाइकोमाइसिटीज जलीय आवासों, गड़ी सली लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो इसको ध्यान दीजिए, एक शब्द आ रहा है अविकल्पी परजीवी। एक होता है ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब ऑलवेज, अब फैकल्टेटिव का मतलब सम टाइम। तो ऑब्लिगेट का मतलब ऑलवेज, मतलब वो हमेशा एक ही चीज़ पर पैरासाइट रहेगा। तो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑब्लिगेट पैरासाइट, अविकल्पी का मतलब ऑब्लिगेट मतलब उसके पास कोई विकल्प नहीं है उसके अलावा, मतलब उसी पर है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं जलीय स्थानों पर, सड़ी गली लकड़ी में, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रीय होता है। इसको ध्यान देना है। जो माइसेलियम होता है वो एक्सेप्टेट, मतलब कहने का ये है कि हमने बताया था कि जैसे ये मान लीजिए कोई कवक तंतु है तो इसके भीतर बंद रहेगा ये पूरा, जैसे हमारा गन्ना होता है, गन्ना में पोर पाए जाते हैं। तो जो गन्ने का रस होता है एक पोर से दूसरे में नहीं जाता, वो बंद रहता है। तो यही कपाट कहलाते हैं या सेप्टा इन्हीं को कहते हैं इंग्लिश में। तो अपटीय मतलब इसमें ये चीज़ नहीं पाई जाएगी फाइकोमाइसिटीज में। तो इसको ध्यान देना। तथा बहुकेंद्र की होते हैं, मतलब इस तरीके का होता है, इसमें बीच में कपाट नहीं पाए जाते, पट नहीं पाए जाते और बहुत सारे केंद्रक होते हैं। एक आधा केंद्रक नहीं, बहुत सारे केंद्रक होते हैं। तो इसको ध्यान देना है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये इसका चल बीजाणु, चलेगा तो जीव जैसे चलेगा तो जू स्पोर, तथा अचल इस बीजाणु द्वारा होता है। अचल बीजाणु को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दीज जू स्पोर मोटाइल आर बाई ए प्लानो स्पोर नॉन मोटाइल। तो जो अचल बीजाणु है उसका नाम है ए प्लानो स्पोर इंग्लिश में। तो चल बीजाणु, जू स्पोर या अचल बीजाणु ए प्लानो स्पोर द्वारा इनमें अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये बीजाणु धानी में अंतरजातीय उत्पन्न होते हैं। तो मतलब जो बीजाणु धानी यानी अंग्रेजी में इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं, उसमें अंतरजातीय मतलब इंडोजिनस उत्पन्न होते हैं। देखिए दीज स्पोर आर इंडोजिनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम को इंग्लिश में, हिंदी में बीजाणु धानी कहते हैं। बीजाणु धानी का मतलब जिसमें बीजाणु पाए जाते हैं। ये ऐसे बनी होती है, ऐसे गेंद जैसे ऊपर रहता है और ये डंठल लगा रहता है। इसी के अंदर जो है ये बीजाणु छोटे छोटे ऐसे ऐसे पाए जाते हैं। तो इसी को बीजाणु धानी बोलते हैं। तो बीजाणु धानी हमारी, इसमें जो बीजाणु उत्पन्न होते हैं वो इंडोजीनस मतलब अंतरजातीय मतलब अंदर ही उत्पन्न होते हैं। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। अब दो युग्मक ऐसे बाहर निकलते हैं, दो युग्मक गैमीट इनको इंग्लिश में बोलते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं, ऐसे मिल जाते हैं और इससे जाइगोट बन जाता है। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं।
ऊगैमीट मतलब युग्माणु बनते हैं। इसको इंग्लिश में देखते हैं युग्माणु को क्या लिखा है। जूस्पोर इज फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। जाइगोस्पोर बनता है। जैसे जाइगोट बनता था बड़े जीवों में, तो यहाँ पर युग्माणु यानी जाइगोस्पोर बनता है। तो यहाँ पर जाइगोट नहीं जाइगोस्पोर। जब दो बीजाणु जूस्पोर मिलते हैं तो जाइगोस्पोर बन जाता है। इसको ध्यान देना। इन युग्मकों की आकार की एक जैसी यानी समयुग्मता अथवा भिन्न असमयुग्मकी अथवा विषम युग्मकी हो सकती है। तो ये जो गैमीट हैं ये एक ही प्रकार के हो सकते हैं या अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो इसको देखते हैं। डिसिमिलर मतलब एन आइसोगैमस आर ऊगैमस, और एक ही तरह के होंगे तो आइसोगैमस। तो इसको ध्यान देना है। अगर एक ही तरह के होंगे तो समयुग्मकता यानी आइसोगैमी कहेंगे, और अगर अलग अलग टाइप के होंगे तो एन आइसोगैमी अथवा विषम युग्मकी यानी ऊगैमस होते हैं। एन आइसोगैमस आर ऊगैमस। तो इसको ध्यान देना है। तो असम युग्मकी या विषम युग्मकी मतलब एन आइसोगैमस या ऊगैमस टाइप के हो सकते हैं। मतलब युग्मक समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, विसमान भी हो सकते हैं। इसके सामान्य उदाहरण म्यूकर राइजोपस रोटी के कवक पहले ही बता चुके हैं, तथा एल्बुगो सरसों पर परजीवी फंजाई है। तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसके उदाहरण क्या क्या है। म्यूकर राइजोपस और एल्बिगो है। जो राइजोपस है ये रोटी में जो फंगस लग जाता है काला काला वो है, और एल्बिगो हमारा जो सरसों में बताया था कि सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं वो एल्बिगो है। तो इनको फाइकोमाइस्टीज के अंतर्गत रखा गया है। अब आगे देखते हैं। हमारा आ जाता है एस्कोमाइस्टीज। अब देखो फाइकोमाइस्टीज में ये देखिए कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहला है हमारा, तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर जो फिगर है वो म्यूकर का है। तो इसको देखते हैं। ये आ नंबर, ये हमारा म्यूकर है। इसको पहले भी हम देख चुके हैं। और ये दूसरे नंबर पर हमारा एस्परजिलस है। ये एस्परजिलस का फिगर है। और ये तीसरे नंबर पर एगेरिकस है, जिसको कुकुरमुत्ता जैसे होता है वो एगेरिकस है। तो इसको आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं एस्कोमाइस्टीज। इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। सैक मीन्स खाली जगह। तो सैक मीन्स खाली जगह, उसी को थैला या थैली कह दिया। जैसे थैले में खाली जगह होती है उसमें कुछ भर सकते हैं। बिरले पाए जाने वाले एस्कोमाइस्टीज एक कोशिक जैसे ईस्ट सैकरोमाइस्टीज के अलावा ये बहुकोशिक जैसे पेनिसिलिनियम होती हैं। तो सबसे मेन चीज़ है एस्कोमाइस्टीज को सैक फंजाई बोलते हैं, और ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। एक कोशिकीय का एग्जाम्पल आपका ईस्ट है, जिसको सैकरोमाइस्टीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये शक्कर यानी शुगर में ज़्यादा पाया जाता है। शुगर का रख दीजिए तो उसमें ये बन जाता है, ईस्ट बनता है। और बहुकोशिकीय जैसे पेनिसिलियम होती है। ये मृतजीवी यानी सैप्रोफाइटिक, अपघटक यानी डिकम्पोजर, परजीवी यानी पैरासाइट, अथवा समल रागी यानी पशुविष्टा, पशुविष्टा मतलब पशुओं के गोबर या
उसके मल पर उगने वाली होती हैं। तो ये सबको जो है समझ लीजिए। तो ये भी अंडरलाइन हो जाएगा हमारा, यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। आप घटक का मतलब डिकम्पोजर इंग्लिश में बोलते हैं। आप घटक का मतलब तोड़ने वाला। जैसे किसी चीज़ को तोड़ करके जैसे गोबर को पांस बना देते हैं, तो वो बैक्टीरिया हमारे जो है फंगस या बैक्टीरिया वो आप घटक कह जाएंगे, यानी डिकम्पोजर। कवक जाल शाखित तथा पटीय होता है, इसको ध्यान देना। कवक जाल जो माइसीलियम होता है ये इस तरह होता है। कवक का जाल मान लीजिए इस तरह हो गया ये, तो ये इस तरह ये जाल हो गया। अब इसकी अगर छोटी सी संरचना बनाए एक का, तो इसमें पट पाए जाते हैं। मान लीजिए एक का हमने बना दिया, तो इसके अंदर ऐसे ऐसे सेप्टा पाए जाते हैं, यानी पट पाए जाते हैं। तो कवक जाल शाखित तथा पटीय होता है। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं, इसको ध्यान दीजिए। जो अलैंगिक बीजाणु है इसके, उनका नाम क्या है? कोनिडिया। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं। जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडी मदर कहते हैं, पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। कोनिडी मदर को इंग्लिश में कोनिडियोफोर बोलेंगे। कोनिडियोफोर पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। एक्सोजीनस। ऊपर क्या था, हमने जो फाइकोमाइस्टीज पढ़ा था उसमें था अंतर्जात यानी इंडोजीनस। इसमें क्या है? बहिर्जात यानी एक्सोजीनस रूप से उत्पन्न होते हैं, बाहरी सतह से, उसमें अंदर की सतह से उत्पन्न होते थे। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। जो यही कोनिडिया है यही हमारा जर्मिनेट कर जाता है, अंकुरित होकर के पूरा माइसीलियम बना लेता है, यानी कवक जाल बना लेता है। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु बोलते हैं। जो सेक्सुअल स्पोर होता है उसको हम एस्कस बीजाणु या एस्कोस्पोर बोलते हैं। ये बीजाणु थैलिसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये जो बीजाणु होता है, देखिए अलैंगिक बीजाणु यानी एसेक्सुअल स्पोर जो है वो बहिर्जात रूप से उत्पन्न होता था, लेकिन जो लैंगिक बीजाणु है जिसको एस्कस बीजाणु बोलते हैं, ये हमारा अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। इसको ध्यान दीजिए, ये हमारा अंतर्जात रूप से उत्पन्न होगा। ये लैंगिक बीजाणु, ये लैंगिक वाले को अंडरलाइन कीजिए, ये अंतर्जात रूप से उत्पन्न होगा। और ये अलैंगिक वाला जो है ये हमारा बहिर्जात रूप से उत्पन्न होता है। तो इसको ध्यान देना। आगे देखते हैं। ये स्काई एक वचन एस्कस विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी रहती हैं। तो इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। Conidia and germinate produce mycelium sexual spore are called ascospore, which are produced endogenously in sac-like asci singular ascus. These asci are arranged in different type of fruiting body. फलन काय को इंग्लिश में फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे, बार बार आ रहा है। तो कह रहा है ये स्काई यानी एस्कस विभिन्न प्रकार की फलन काय में लगी रहती हैं, जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। तो इनको नाम क्या है? एस्कोकार्प नाम है इनका। अब देखें इनके एग्जाम्पल क्या क्या है। एस्कोकार्प के मतलब एस्काई जो है एक वचन एस्कस विभिन्न प्रकार की फलन काय यानी फ्लोटिंग बॉडी में लगी रहते हैं, जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है? एस्कोमास्टीज के उदाहरण है एस्परजिलस, क्लाइविसेप्स तथा न्यूरोस्पोरा। अब देखिए, न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है कि जो न्यूरोस्पोरा है
इसका जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल तथा आनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। हेरिडिटरी एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसी कारण यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। इसी कारण ये न्यूरोस्पोरा जो है, जैसे ड्रोसोफिला में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, वैसे न्यूरोस्पोरा में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। इसलिए ये जो है जीव जगत में, पादप जगत में, जीव नहीं पादप जगत में बहुत ज़्यादा मशहूर है ड्रोसोफिला की तरह। इस वर्ग में आने वाले मॉरिल तथा ट्रफल खाने योग्य हैं और इन्हें सुस्वाद भोजन समझा जाता है। अब देखिए इसको माइस्टीज में कुछ फंजाई ऐसे हैं जिनका नाम मॉरिल या ट्रफल है। मॉरिल तथा ट्रफल ये खाने योग्य होते हैं और इन्हें सुस्वाद भोजन समझा जाता है और ये खाने में अच्छे लगते हैं। स्वादिष्ट भोजन के अंतर्गत इनको गिना जाता है। आगे देखिए हमारे पास आ गया है बैसिडियोमाइस्टीज। बैसिडियोमाइस्टीज के ज्ञात सामान्य प्रकार क्या क्या हैं? मशरूम, ब्रैक्ट फंजाई तथा पफबाल। तो ये हमारे बैसिडियोमाइस्टीज के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या? मशरूम, ब्रैक्ट फंजाई तथा पफबाल। ये नाम है। मशरूम तो आप लोग जानते ही होंगे, खाए भी होंगे। ब्रैक्ट फंजाई और पफबाल भी इसके अंतर्गत आते हैं। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूंठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे कीट तथा कंड यानी स्मट। इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये ऐसी ऐसी जगह पे उगते हैं। इनको कीट या कंड भी बोलते हैं, स्मट इंग्लिश में बोलते हैं। कवक जाल शाखित तथा पटी होता है। जो कवक जाल होता है या तो ब्रांच होगा, माइसीलियम इनका ब्रांच होगा, ब्रांच तथा पटी यानी सेप्टेट होता है। पट पाए जाते हैं बीच बीच में कि एक जगह का पदार्थ दूसरी जगह न जा पाए। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते, लेकिन कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इसमें कायिक जनन जो होता है वो विखंडन विधि द्वारा होता है। विखंडन मतलब फ्रैगमेंटेशन, टूटने द्वारा। फिजन जनन, खंडन फ्रैगमेंटेशन, विखंडन फिजन होता है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते। जैसी बात है, जब अलैंगिक जनन नहीं होता है, लैंगिक जनन होता है, लेकिन वो भी कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो हमारा फ्रैगमेंटेशन यानी खंडन विधि द्वारा होता है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते, लेकिन इसमें प्लाज्मोगायमी विभिन्न स्टेनों वाली दो कायिक कोशिकाओं तथा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। इसको ध्यान दीजिए कि लैंगिक अंग तो नहीं होते, लेकिन प्लाज्मोगायमी विभिन्न स्टेनों वाली दो कायिक कोशिकाओं द्वारा जीन प्रारूप के संलयन से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये गैमीट है, ये मान लीजिए एक माइसीलियम है इसका, ये एक दूसरा है ये। अब इसमें क्या है? प्लाज्मा भरा हुआ है, ये प्लाज्मा तरल पदार्थ। तो जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद इनका जो है प्लाज्मा एक दूसरे से मिल जाता है। प्लाज्मोगैमी उसको बोलते हैं। गैमीट मतलब युग्मक की तरह, इसका प्लाज्मा यानी भरा हुआ तरल पदार्थ गैमीट की तरह व्यवहार करता है, तो प्लाज्मोगैमी। और इसी का मिलन होता है तो उसको संलयन कहते हैं, फ्यूजन। तो मिल करके नया कवक जाल यानी माइसीलियम बनाते हैं। तो वही कह रहा है कि इसमें प्लाज्मोगैमी विभिन्न स्टेनों वाले दो कायिक कोशिकाएं, एक स्टेनी है एक स्टेनी है, वेजिटेटिव सेल है, ये आपस में मिलकर इस तरह बना लेते हैं। कोशिकाओं द्वारा जीन प्रारूप के संलयन से होता है। अब इसी प्लाज्मा में जो जीन है उनके मिलने से जो है रिप्रोडक्शन हो जाता है, लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि लैंगिक अंग नहीं होते। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है। जैसी बात एक केंद्र के जब आपस में मिलेंगे तो ये यन है, ये यन मिलके 2n बना लेते हैं। तो इसमें होने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है। एक केंद्रक ये अलग रहेगा, एक केंद्रक ये, यानी दो केंद्रक रहेंगे।
जिसमें अंततः बैसिडियम बनते हैं। बैसिडियम में केंद्रक संलयन यानी कैरियोगैमी तथा मियोसिस होता है। तो इसको ध्यान दीजिए, जो अंत में मिल जाते हैं, द्विकेंद्रक आपस में मिल जाते हैं जिससे बैसिडियम बन जाते हैं, जो मिल के बनते हैं उसको बैसिडियोमाइस्टीज है तो बैसिडियम बनते हैं। तो ये बैसिडियम को ध्यान रखिए, बैसिडियम बन जाते हैं। बैसिडियम में केंद्रक संलयन यानी कैरियोगैमी होता है। मान लीजिए कोई ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर बन गया, इसको बैसिडियम बोलेंगे। अब इसी के अंदर जो है दो केंद्रकों के पदार्थ मिलते हैं जिसको कैरियोगैमी कहते हैं। कैरियो वहाँ यूज होता है जिस कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, केंद्रक। तो केंद्रक का पदार्थ मिलता है तो कैरियोगैमी, प्लाज्मा मिलते हैं तो प्लाज्मोगैमी। ये सब नाम आप लोग याद रखिए। तो केंद्रक का संलयन होता है तो कैरियोगैमी तथा मियोसिस होता है। अब ये जो मिल के 2n बन गया था, 2n ये पदार्थ था, बना था। अब इसमें जो है फिर से डिवीजन होता है, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। तो आधे आधे सूत्र यानी जो 2n थे वो nn अलग हो जाएंगे, nn हमारे अलग हो जाएंगे। तो बैसिडियम बनता है, बैसिडियम के अंदर कैरियोगैमी होती है, फिर उसमें मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण 4 बैसिडियम बीजाणु बनते हैं। अब जब ये मियोसिस होता है तो 4 बैसिडियम बीजाणु बनते हैं, मियोसिस होता है। बैसिडियम बीजाणु बैसिडियम पर बहिर्जात उत्पन्न होते हैं। जो बैसिडियम बीजाणु है उस पर बहिर्जात यानी एक्सोजीनस उत्पन्न होते हैं। बैसिडियम फलन काय में लगे रहते हैं। बैसिडियम जो होता है फ्रूटिंग बॉडी में लगे रहते हैं, जिसे बैसिडियो कार्प कहते हैं, बैसिडियो कार्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे एगेरिकस है मशरूम, आस्टिलैगो है कंड, तथा पक्सीनिया है किट फंगस। ये सब बैसिडियोमाइस्टीज के अंतर्गत आते हैं, एगेरिकस, आस्टिलैगो, पक्सीनिया है किट फंगस। तो इन सब के एग्जाम्पल भी हम लोगों को याद रखने हैं। अब आगे हमारा आ जाता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज को देखते हैं। देखिए, इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी बोलते हैं, अपूर्ण कवक इसको नाम होता है। अब देखिए इंग्लिश में इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। अपूर्ण कवक, उसका नाम ही अपूर्ण मतलब इम्परफेक्ट। तो अपूर्ण कवक भी कहते हैं क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवृत्ता ही ज्ञात पाई गई है। उसका कारण ये है क्योंकि इसमें जो है अपूर्ण कवक कहते हैं, इसको अलग कलर से हाईलाइट करिए। और उसका कारण यह है क्योंकि इसमें अलैंगिक यानी एक्सेक्सुअल अथवा कायिक यानी वेजिटेटिव प्रवृत्ता ही पाई जाती है। जब यह फंजाई की लैंगिक प्रवृत्ता की खोज हो जाती है तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवृत्ता की खोज हो जाती है, खोज करने वाले वैज्ञानिक जब इसकी लैंगिक प्रवृत्ता की खोज कर लेते हैं तो इसको उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवृत्ताओं को एक नाम दे दिया गया हो और उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया गया हो और लैंगिक प्रवृत्ता को दूसरे वर्ग में। यह भी ऐसा भी हो सकता है कि लैंगिक प्रवृत्ता बाद में खोजी गई हो और अलैंगिक और कायिक प्रवृत्ता वालों को ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया गया और जो लैंगिक प्रवृत्ता वाले थे उनको दूसरे वर्ग में रख दिए गए। बाद में जब इनके अनुबंधों यानी कड़ी का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई तब इन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल दिया गया। तो कहने वाला है कि बाद में जब इनके अनुबंधों यानी कड़ी का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई तब इन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकाल दिया गया। एक बार जब ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्यों की उचित यानी लैंगिक प्रवृत्ता का पता लग जाए तब उन्हें एस्कोमाइस्टीज और बैसिडियोमाइस्टीज में सम्मिलित कर लेते हैं। अगर ड्यूटेरोमाइस्टीज की लैंगिक प्रवृत्ता का पता चल जाए तो हम इनको जो है फिर एस्कोमाइस्टीज या बैसिडियोमाइस्टीज में जगह दे देते हैं, उसी में शामिल कर लेते हैं।
ड्यूटेरोमाइस्टीज केवल अलैंगिक बीजाणु जिन्हें कोनिडिया कहते हैं से जनन करते हैं, तो इसको ध्यान देना है। तो ड्यूटेरोमाइस्टीज केवल अलैंगिक बीजाणु यानी एसेक्सुअल स्पोर जिसे कोनिडिया कहते हैं से जनन कहते हैं। इसके कवक जाल पटीय तथा शाखित होते हैं। इसके जो कवक जाल होते हैं ये पटीय तथा शाखित होते हैं, सेप्टेट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, कुछ सैप्रोफिटिक या पैरासाइटिक होते हैं, लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। लेकिन जो अधिकांश सदस्य होते हैं क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। अपशिष्ट मतलब सड़े गले पदार्थ को तोड़ते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, मान लो नाइट्रोजन किसी बंधे हुए फार्म में पाई जा रही है तो उसको तोड़ के नाइट्रोजन गैस बना देते हैं और वातावरण में भेज देते हैं। तो इसी से कहते हैं कि खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण अल्टरनेरिया, कोलिट्रोइकम तथा ट्राइकोडर्मा है। इसके कुछ उदाहरण क्या क्या हैं, अल्टरनेरिया, कोलिट्रोइकम तथा ट्राइकोडर्मा है। इसके एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए। जितना एनसीईआरटी में दिया है बस इतना ही पर्याप्त है और इतना ही हमको पढ़ना है। अब देखिए आगे आ जाते हैं पादप जगत, इंग्लिश में इसको प्लांटी किंगडम बोलेंगे। तो पादप जगत में देखिए क्या क्या है। पादप जगत में वो सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं और जिनके क्लोरोफिल होते हैं। ध्यान दीजिए, यूकैरियोटिक का मतलब हमने बताया था 2 सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं था। प्रो मतलब बहुत पहले, जो बहुत पहले भगवान ने बनाया था तो केवल एक कवर बना दिया था, न्यूक्लियस नहीं बनाया था। न्यूक्लियस बाद में बना। तो जिनमें न्यूक्लियस नहीं था उनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, जिनमें न्यूक्लियस होता है उनको यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो ये जो प्लांट किंगडम है हमारा, प्लांटी किंगडम, इसमें जो सेल पाई जाती हैं वो यूकैरियोटिक हैं और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। और 2 इसके लक्षण, एक तो यूकैरियोटिक सेल होगी और इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल का मतलब एक ऐसा पिगमेंट या रंजक होता है जो प्रकाश को पकड़ करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे को भोजन प्रदान करता है और वो हरे रंग का होता है, इसीलिए पत्तियां हरी होती हैं। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। इनमें से कुछ पादप जैसे कीट भक्षी पौधे तथा परजीवी अधिकांश रूप से विषमपोषी होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो कीट भक्षी होते हैं या परजीवी यानी पैरासाइट होते हैं। तो ये सब विषमपोषी का मतलब हेटेरोट्रोपिक होते हैं। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, जगत प्लांटी देखते हैं। हेटेरोट्रोपिक, इनमें से कुछ इंसेक्टिवोरस यानी कीट भक्षी तथा पैरासाइटिक यानी परजीवी होते हैं। तो इसको ध्यान देना। तो कीट भक्षी यानी इंसेक्टिवोरस तथा परजीवी यानी पैरासाइटिक होते हैं तथा आंशिक रूप से विषमपोषी यानी हेटेरोट्रोपिक होते हैं। ब्लैडरवर्ड तथा वीनस फ्लाईट्रैप कीट भक्षी पौधों के और अमरबेल यानी कसकुटा परजीवी का उदाहरण है। तो इसको ध्यान दीजिए। ब्लैडरवर्ड, तो इसको आप लोग जो है यूट्यूब में देखिएगा, ब्लैडरवर्ड, वीनस फ्लाईट्रैप। अमरबेल तो आप देखे होंगे जिसको नाक बेल भी बोलते हैं। बबूल अबूल के पेड़ में पीले रंग की पतली पतली लटकी रहती हैं, वही अमरबेल होता है या कसकुटा इसको बोलते हैं। और ब्लैडरवर्ड और वीनस फ्लाईट्रैप, इसके फिगर आप देख लीजिएगा, हो सकता है इस बुक में ना बने हो तो यूट्यूब में डालिएगा ब्लैडरवर्ड या फ्लाईट्रैप, ब्लैडरवर्ड फ्लाईट्रैप, तो ये आ जाएगा वीनस फ्लाईट्रैप। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है और इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। तो कोशिका भित्ति इसकी जो है सेलुलोज की बनी होती है, इसको ध्यान देना।
प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। तो जो प्लांटी जगत है हमारा, पीछे हमने एक सारणी भी पढ़ी थी, चार्ट पढ़ा था, एनसीईआरटी में बना था। तो प्लांटी जगत यानी किंगडम प्लांटी में हमारे शैवाल, ब्रायोफाइटा, शैवाल मतलब एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म ये सब आते हैं। पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट प्रावस्थाएं द्विगुणित बीजाणुद्भिद तथा अगुणित युग्मकोद्भिद होती हैं। तो इसको ध्यान देना, जो पादप होता है इसके जीवन चक्र जो होता है, लाइफ साइकिल, इसमें दो प्रावस्थाएं होती हैं। एक 2n वाली होती है द्विगुणित वाली, और एक n वाली होती है अगुणित वाली। तो जो 2n प्रावस्था है उसको द्विगुणित बीजाणुद्भिद बोलेंगे, और n वाली को अगुणित बीजाणुद्भिद बोलेंगे। तो इसको ध्यान देना। अब इसको समझ लीजिए, जैसे हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र हैं। तो 46 में 23 का अर्धसूत्री विभाजन होता है, 23 होते हैं। 23 मम्मी से आते हैं, 23 पापा से आते हैं, तो बच्चा बनता है, ठीक ना। ये 46 और हो गए मम्मी वाले। तो ये ऐसे, तो मम्मी के अलग आएंगे, पापा के अलग, तो उनमें फिर 2n होता है, तो 46 हो जाते हैं बच्चे में। तो ये n और 2n प्रावस्था चलती रहती है। तो इसी तरह पौधों में भी होता है, द्विगुणित बीजाणुद्भिद तथा अगुणित बीजाणुद्भिद। तो द्विगुणित बीजाणुद्भिद मतलब इसको देखते हैं स्पोरोफाइट, द्विगुणित वाले को इंग्लिश में देख लेते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैव 2 डिस्टिंक्ट फेज, 2 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक, अल्टरनेट विद ईच अदर। और 2n और n मतलब अल्टरनेट चलते रहते हैं क्रमबद्ध तरीके से। तो द्विगुणित वाले को डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बोलते हैं, और अगुणित वाले को हैप्लॉयड युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट बोलते हैं। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण होता है, मतलब अल्टरनेट इनका n और 2n का क्रम चलता रहता है। विभिन्न प्रकार के पादप गुणों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रावस्थाओं की लंबाई और ये प्रावस्थाएं मुक्तजीवी हैं अथवा दूसरों पर निर्भर करती हैं के अनुसार विभिन्न होती हैं। तो विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में जो अगुणित तथा द्विगुणित प्रावस्थाएं हैं, यानी हैप्लॉयड और डिप्लॉयड हैं, जिसको स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट बोलते हैं, स्पोरोफाइट 2n और गैमेटोफाइट n। तो इन प्रावस्थाओं की लंबाई के अनुसार विभिन्न होती हैं, लंबाई के अनुसार विभिन्न होती हैं। और ब्रैकेट में क्या लिखा है, और ये प्रावस्थाएं मुक्तजीवी हैं अथवा दूसरों पर निर्भर करती हैं। या तो ये अपने आप में निर्भर है, या फिर फ्री लिविंग है, या किसी पर डिपेंड करती हैं। तो इसको देख लेते हैं। कह रहा है व्हिच देश फेज आर फ्री लिविंग आर डिपेंड ऑन अदर, या तो ये स्वतंत्र हैं या दूसरों पर निर्भर करती हैं। अब देखिए युग्मनज, युग्मनज का मतलब जाइगोट, जिसको जो पौधे अभी उतना विकसित नहीं उसमें जाइगोस्पोर बोलते थे, पीछे हमने पढ़ा। तो युग्मनज यानी 2n, n और n के गैमीट मिल करके, एक गैमीट ये n का है, एक गैमीट ये n का है, n है, ये भी n है, ये n है, मिल करके जब आपस में मिल जाते हैं तो ये 2n बना लेते हैं। तो ये हमारा जाइगोट बन जाता है, जाइगोट, जिसको हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। तो युग्मनज 2n में मियोसिस विभाजन के द्वारा अगुणित 2n बनता है। अब इसमें फिर से अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री को इंग्लिश में मियोसिस बोलते हैं। तो ये n बन जाता है, फिर 2 अलग अलग हो जाते हैं, एक कोशिका n वाली बन जाती है, एक कोशिका n वाली बनते हैं, जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मक बनाते हैं, जो फिर आगे चल करके फिर आपस में मिल करके 2n बनते हैं। तो यही क्रम चलता रहता है, इसीलिए इसको पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो वही कह रहा है द्विगुणित युग्मक बनाते हैं, युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है, यानी स्पोरोफाइट बनता है। इस क्रम को सतत एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इसको ध्यान देना है, इसी को सतत एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। आप इस जगत का विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। तो अध्याय जो 3 है
उसमें हम इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये पादप जगत अब आ गया हमारा जंतु जगत यानी एनिमैलिया किंगडम। इसको अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे।